दास्तान जो आज हम सुन रहे हैं और जिसका वर्णन किताबों में किया गया है, इसे पढ़कर और सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि 150 साल तक चलने वाली इस आजादी की लड़ाई में हर उस महान देशभक्त का हाथ है जिन्हें अपनी मातृभूमि से अंतहीन प्यार था और अपनी इस मातृभूमि को वो बेड़ियों में जकड़े नहीं देख सकते थे और उसे बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए युवा क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते थे। अपने देश के युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित करने में वीर सावरकर जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। वे चाहते थे कि उनका कोई भी साथी अंग्रेजों द्वारा यूं ही ना मारा जाए और उनका मानना था मार कर मरो तो अच्छा है। सशस्त्र क्रांति के लिए उन्होंने भारत में बहुत सारे युवाओं को शस्त्र उपलब्ध कराए। उनमें से एक युवा क्रांतिकारी 16 वर्ष के थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। इन्होंने 1909 में नासिक के जिला अधिकारी मिस्टर जैक्सन की उन्हीं के विदाई समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने इस बालवीर को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस वीर की आंखों में ना तो कोई डर था और ना ही पश्चाताप। फांसी के फंदे पर लटकते हुए भी इसके चेहरे पर एक अलग ही किस्म का तेज था, मानो कह रहा हो कि मेरी भारत माता की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आजीवन इसकी सेवा करता रहा और जब मैं लौट कर आऊंगा तो फिर से इसकी सेवा करूंगा। दोस्तों, भारत की भूमि को आजाद कराने के लिए सावरकर जी ने अपनी कविताओं, गतिविधियों और अपने भाषणों के माध्यम से काफी पहले ही बीज बोने शुरू कर दिए थे ताकि वक्त आने पर उनके द्वारा बोए गए ये बीज मीठे फल दे सके। धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को अंदाजा होने लग गया था कि इन सब गतिविधियों के पीछे सावरकर जी का ही हाथ है, लेकिन सावरकर जी पर अंग्रेजी शासकों द्वारा लगाए इल्जामों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया। उन्हीं दिनों सावरकर जी के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर ने लघु अभिनव भारत मेरा नामक देशभक्ति पर एक पुस्तक लिखी। अंग्रेजों ने उन्हें इस पुस्तक के प्रकाशन के अपराध में गिरफ्तार कर 20 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया और अपने निर्णय में कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और शिवाजी का नाम लेकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाने के लिए लिखी है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी के छोटे भाई नारायण जी को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए जेल में डाल दिया। इस तरह एक एक करके ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी के भाइयों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने सावरकर जी को परेशान करना शुरू किया और ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ये सब देखकर उनके मित्रों ने उन्हें इंग्लैंड छोड़ने पर जोर दिया और वे पेरिस चले गए। दोस्तों, उस समय इंग्लैंड में जो हालात थे वे सावरकर जी को बहुत बड़े संकट में डाल सकते थे, लेकिन जब सावरकर जी पेरिस गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों को इंग्लैंड में अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। उस समय श्याम जी कृष्णा के समझाने के बावजूद भी वे पेरिस से वापस इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 13 मार्च 1910 को जब सावरकर जी लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर संगीन आरोप लगाए, जैसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, अवैध शस्त्रों को इकट्ठा करना, कर्जनवाइली व जैक्सन की हत्या की प्रेरणा देना और ब्रिटिश सम्राट के राज्य को चुनौती देना इत्यादि। सावरकर जी पर इंग्लैंड में ही मुकदमा चलाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनका मुकदमा भारत की अदालत में चलाने को कहा। इसका मुख्य कारण था कि इंग्लैंड में सावरकर जी को चाहने वाले बहुत आयरिश युवा थे जो सावरकर जी को ब्रिटिश अधिकारियों और जेल से उनकी गाड़ी पर हमला करके उन्हें मुक्त कराने की योजनाएं बना रहे थे। दोस्तों, सावरकर जी बहुत ही प्रतिभावान थे। वे एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं सुनकर युवा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए उन्हें बहुत प्रेरणा देती थी, जिसे सुनकर क्रांतिकारी जोश में आ जाते थे। वे एक बहुत उच्च कोटि के लेखक भी थे जिनके शब्द लोगों के दिलों दिमाग में बस जाते थे। उनके इन गुणों के दीवाने सिर्फ भारतीय ही नहीं थे बल्कि कुछ अंग्रेज भी थे। इंग्लैंड के एक पत्रकार थे मिस्टर गाय एल्ड्रेड, जो सावरकर जी के विचारों से काफी प्रभावित थे और उनका समर्थन भी करते थे और इसके लिए उन्हें ब्रिटिश जेल में बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा था।
मिस्टर एल्ड्रेड ने 1857 में जब सावरकर जी का स्वातंत्र समर पर भाषण सुना तो उन्होंने अपने आप को सावरकर जी के लिए समर्पित कर दिया। मिस्टर एल्ड्रेड हेराल्ड ऑफ रिवोल्ट न्यूज़पेपर के एडिटर और पब्लिशर भी थे। उन्होंने उस न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा जिसमें लिखा था 1857 में भारत में जो संघर्ष हुआ था दरअसल वह भारत की स्वाधीनता का पहला महान संग्राम था। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की आजादी की मांग बिल्कुल जायज है और वीर सावरकर का भाषण सुनकर उनका भ्रम टूट गया। भारत देश के वासियों को अब ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। अपने लिखे हुए लेख की वजह से मिस्टर एल्ड्रेड मुसीबत में आ गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मिस्टर एल्ड्रेड ने अपने मुकदमे की खुद पैरवी की और उसमें उन्होंने भारत का समर्थन करते हुए कहा 1857 का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का महान आंदोलन था और उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बगावत का नाम देना एक तरह से सच्चाई छुपाना और इतिहास के साथ अन्याय करना है। इतना ही नहीं, मिस्टर एल्ड्रेड ने बेली तथा बोर्ड स्ट्रीट न्यायालयों में भी भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोही होने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ उन्हें कठोर यातनाएं भी दी गईं। जब एल्ड्रेड जेल से मुक्त हुए तब भी वे सावरकर जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। वे मानते थे कि वीर सावरकर जैसा देशभक्त उनकी पीढ़ी में और भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ और वे सिर्फ भारतवासियों के प्रेरणा स्रोत ही नहीं थे बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत थे। दोस्तों, वाकई वीर सावरकर जी ने जो अनंत बलिदान मां भारती के लिए दिए थे, उन बलिदानों का मोल हम चुका ही नहीं सकते। उनमें, उनके विचारों में और उनके लेखन से लोगों को एक अलग ही स्तर की ऊर्जा मिलती थी और उससे प्रेरित होकर लोग भी देश प्रेम से भर जाते थे और देशभक्ति की डगर पर चल पड़ते थे। जब बात हो रही है देशभक्ति की तो इतिहास के पन्नों से एक और महान देशभक्त का नाम सामने आता है जिनकी देशभक्ति की भावना और बुद्धिमत्ता वीर सावरकर जी को बहुत प्रेरित करती थी और बचपन से ही सावरकर जी इन्हें अपना बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मानते थे। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपने जीवन काल में औरंगजेब से टक्कर ली थी। शिवाजी महाराज को भी औरंगजेब ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। शिवाजी ने उस समय सोच लिया था कि जेल की काल कोठरी में जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि स्वतंत्रता से जीवन जिया जाए। इसीलिए उन्होंने जेल से भागने की योजना बनाई जिसमें वे सफल रहे। इसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया और वे सफल रहे। इसी प्रकार सावरकर जी ने भी सोचा कि जेल की चार दीवारी में रहकर वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि स्वतंत्र होकर हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया जाए और उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विश्वसनीय साथियों के सामने अपने विचार प्रकट किए और अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया कि वे अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलेंगे। 1 जुलाई 1910 को सावरकर जी को इंग्लैंड से मोरियन जलयान द्वारा भारत की ओर रवाना कर दिया गया। इस दौरान अंग्रेज सावरकर जी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। 8 जुलाई को जब जलयान मार्सेलस बंदरगाह के करीब पहुंचा तो सावरकर जी शौच के बहाने बाथरूम में घुसे और पोर्ट हॉल को पकड़कर छेद से समुद्र में कूद गए। वे पानी में डुबकी लगाते, फिर सांस लेने के लिए अपना मुंह बाहर निकालते और फिर डुबकी लगाते। इसी तरह तैरते तैरते वे मार्सेलस बंदरगाह पहुंच गए। उनके पीछे पीछे ब्रिटिश सुरक्षा कर्मी भी जलयान से भाग रहे थे, लेकिन बंदरगाह पर उनके साथियों को आने में थोड़ा लेट हो गया और जैसे ही बंदरगाह पर तैनात फ्रांसीसी सुरक्षा कर्मियों ने सावरकर जी को आते हुए देखा तो वे चोर चोर चिल्लाने लगे और उन्हें धर दबोचा। लेकिन फ्रांसीसी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस ब्रिटेन के सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। विश्व के कई समाचार पत्रों में इस घटना के बारे में छपा और सावरकर जी को समर्थन मिला कि अंग्रेजों को फ्रांसीसी सीमा से उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और फिर भी अंग्रेजों ने ऐसा किया है तो ये एक गैर कानूनी कार्य है।
मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि ने सावरकर जी को ब्रिटिश सरकार से वापस लाने के लिए अभियान भी चलाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कई अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों ने सावरकर जी की साहसिक सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की बहुत दाद दी और भारत का क्रांतिकारी स्वातंत्र्य समर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहा था। 24 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय शरण सिद्धांत द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सावरकर जी को फ्रांस को वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा की गई और इसे पक्षपाती बताया गया। फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों को भी इस निर्णय की वजह से कड़ी आलोचना सहनी पड़ी। फ्रांस में तो लोगों ने इस निर्णय के विरोध में अपने प्रधानमंत्री ब्रियांड के विरुद्ध जन आंदोलन चला दिया था, जिसकी वजह से ब्रियांड को अपने पद से ही त्याग पत्र देना पड़ गया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वीर सावरकर जी ने एक सरकार की बलि लेकर अपनी बुद्धिमत्ता का पूरे विश्व में प्रमाण दे दिया था। इसके बाद सावरकर जी को भारत लाया गया और पुणे के येरवड़ा जेल में बंद किया गया और यहाँ पर भी उन पर मुकदमा चलाने का नाटक शुरू किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा ने जोसेफ बैप्टिस्टा को सावरकर जी का पक्ष रखने के लिए उनको एडवोकेट अपॉइंट किया। इसके साथ साथ दूसरे एडवोकेट्स ने भी अपनी सेवाएं सावरकर जी को प्रदान करी। कोर्ट ने उन पर 2 चार्ज लगाए। पहला कि उन्होंने 36 व्यक्तियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और दूसरा चार्ज था कि उन्होंने कलेक्टर जैक्सन की हत्या की प्रेरणा दी। 6 अक्टूबर 1910 से इस मुकदमे की सुनवाई का नाटक शुरू हो गया था। इस मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों और सूचना देने वालों से ये सिद्ध कराने की कोशिश की गई कि भारत में जितनी भी सरकारी अधिकारियों की हत्याएं हुई हैं और जितनी भी सशस्त्र गतिविधियां चल रही हैं, उन सब के पीछे सावरकर जी का ही हाथ है। लेकिन सावरकर जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटेन के कोर्ट्स में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, इसीलिए वे उनके समक्ष उपस्थित हो सके थे। लेकिन इंडिया के कोर्ट्स में डेमोक्रेसी और जस्टिस का कोई मोल ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बेईमान और बेकार अदालत के सामने मैं अपने पक्ष में कुछ भी कहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सावरकर जी के ये कहने के बाद अदालत ने अपनी सजा सुना दी, जिसमें उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। 36 में से 25 अभियुक्तों को अलग अलग अवधियों का दंड दिया गया और सावरकर जी को 50 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, देश के लोगों ने बड़ी तादाद में सावरकर जी को इस सजा से मुक्त कराने के लिए सरकार को पत्र भी लिखे और इसका विरोध भी किया, पर इन सब का कुछ भी परिणाम नहीं निकला और फिर भारत के इस महान क्रांतिकारी को अंडमान की जेल भेजने की तैयारी कर ली गई। दोस्तों, सावरकर जी को अंडमान की जेल में तरह तरह की कठोर यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन सावरकर जी और उनकी हिम्मत को तोड़ना नामुमकिन था। कैसा रहा होगा सावरकर जी का ये कारावास का सफर, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ आजादी के इस रोमांचक सफर पर।